Hello students, now in this video we will continue for atomic size of elements. ठीक है, अब atomic size कैसे वेरी करता है वो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अब जैसे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अब जैसे कि आपका कोई भी है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, आयोडीन है, तो इनका साइज हम कैसे निकालें, या वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हम कैसे निकालें? तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, इसके चारों तरफ शेल्स हो गई, इसके चारों तरफ शेल्स हो गई। ठीक है, अच्छा, इन शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ऐसे तो देखिए समझने में बहुत सिंपल है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वहां से न्यूक्लियस तक की आप डिस्टेंस निकाल लेंगे, वहां से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, निकल आएगा, आपका एटॉमिक रेडियस निकल आएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको बेसिकली जो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये एक शार्प बाउंड्री में नहीं होते। जैसे ये एटम का न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके से होते हैं। तो जो आपकी कैलकुलेशन है वो प्रिसाइज नहीं है। कि प्रिसाइज मतलब अगर आप इस तरफ से कर रहे हैं तो यहाँ से, इधर से कर रहे हैं तो यहाँ तक ही आएगा, ऐसे ले रहे हैं तो यहीं तक आएगा। तो बेसिकली देखिए हर बार आपका रेडियस कुछ अलग ही आएगा, है ना। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, इस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। इसीलिए जब हम एटॉमिक रेडियस निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए हमें कम से कम 2 एटम चाहिए। क्या चाहिए? 2 एटम चाहिए। तो एटॉमिक रेडियस को बेसिकली हमने कैसे कर दिया, जैसे क्लोरीन है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि क्लोरीन कैसे रहता है, Cl2 की फॉर्म में रहता है। देखिए क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, फिर दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अब जब हम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो कुछ ऐसा सा हो जाता है ना, ये यहाँ पे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है और ये क्लोरीन का दूसरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे। सपोज ये R, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आई, सपोज x आई। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, x/2, दैट इज r इज इक्वल टू x/2। आया समझ में? तो यहाँ पे जो रेडियस है इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन के रेडियस को कोवैलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे हम? कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, कोवैलेंट रेडियस बोल देंगे। ठीक है, कैसे? जैसे क्लोरीन है, ये जनरली नॉन मेटल्स के लिए है। हाँ, क्लोरीन है, क्लोरीन ने आपस में क्या बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है। तो एक क्लोरीन के न्यूक्लियस से दूसरे क्लोरीन तक के न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। एक क्लोरीन से दूसरे क्लोरीन तक की डिस्टेंस हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, और उसका हाफ कर देंगे। वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा क्लोरीन का। ठीक है, तो या फिर और उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट रेडियस। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं उसमें उनमें जनरली हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट रेडियस, क्योंकि वो जनरली आपस में, जैसे O2 है, ठीक है, N2 है, ठीक है, H2 है, ठीक है, ये सारे आपके क्या बनेंगे, कोवैलेंट रेडियस। इसी तरीके से मेटल्स के लिए हम मेटेलिक रेडियस बोल देंगे। सेम प्रोसेस है। अब सोडियम के बहुत सारे 2 एटम सोडियम के एक साथ होंगे, है ना। तो जैसे ये सोडियम का एक एटम और ये सोडियम का दूसरा एटम, ठीक है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में सब पास पास होंगे, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर देंगे आप। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो क्योंकि अब हम अगेन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना आसान क्यों नहीं एटॉमिक रेडियस निकालना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। तो दिस, ड्यू टू दिस द एटॉमिक साइज कैन नॉट बी, मतलब very precise, cannot be measured precisely. That's why
वी फाइंड कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस लाइक दिस। ओके, अच्छा अब एक चीज और होती है इसमें, जो नोबल गैस होते हैं हमारी नोबल गैस, वो आपस में बॉन्ड नहीं करते तो उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे इसी सेशन में, अभी आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम देख लेते हैं एटॉमिक साइज जो है आपका, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट कैसे वेरी करता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे, एक एग्जांपल इन द सेंस एक हम कोई भी पीरियड पूरा ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने क्या ले लिया, मान लो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फॉस्फोरस, ओके, देन ऑक्सीजन एंड देन क्लोरीन। अब इन सब का हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए चलेंगे। इसमें देखो यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं कितने, 11, और इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2, 8, 1। ओके, यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं, 12, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2, 8, 2। यहाँ पे क्या है, 13 है इसका एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन 13 हो गया, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2, 8, 3। इसका क्या है आपका 14 है, तो 2, 8, 4, 15, तो क्या हो जाएगा 2, 8, 5, 16 का क्या हो जाएगा 2, 8, 6, 17 का क्या हो जाएगा 2, 8, 7। ओके, अब आप देखिए ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल और थर्ड शेल। तो पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपकी नंबर ऑफ शेल्स क्या हैं, वही 3 है। नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 3 है। ठीक, अब ये आपके प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, ये आप इन पे फोर्स लगा रहे हैं। तो देखो ये जो पूरा पार्ट है, हमें जो फोर्स निकालना है किस पे निकालना है, आउटर मोस्ट पे देखना है। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है, ये बीच के हो गए, ये शील्ड कर रहे हैं। शील्ड मतलब जो हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था, जैसे आपने टॉफी फेंकी तो ये रोक रहे हैं। तो हर जगह सेम है पूरा सिस्टम, तो जितना यहाँ रुक रहा है फोर्स उतना ही यहाँ रुकेगा, उतना ही यहाँ रुकेगा, उतना ही यहाँ रुकेगा, उतना ही यहाँ रुकेगा, उतना ही यहाँ रुकेगा और उतना ही यहाँ रुकेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे 11 प्रोटॉन फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे 17 प्रोटॉन फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में अल्टीमेटली ये वाली जो शेल है, ये वाली जो शेल है हमारी, इस पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 11 प्रोटॉन फोर्स लगा रहे हैं लेकिन रुक तो उतना ही रहे। ठीक है, यहाँ पे अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब फोर्स जो है आउटर मोस्ट शेल पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब कि इधर से इधर, तो आपका क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज जो है एटम का, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ी सी नोबल गैस की बात कर लेते हैं। नोबल गैस क्योंकि बॉन्ड नहीं कर पाती हैं, अब जैसे ये तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्टेड है, ये मेटालिक बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्टेड है। ठीक है, लेकिन जो नोबल गैस है वो बॉन्ड नहीं बना पाती, तो वो इतनी दूर रहती है और उनके बीच में जो फोर्स लगता है वैन डर वाल फोर्स लगता है। वैन डर वाल फोर्स क्या होता है ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो बस आप ये जान लीजिए अभी फिलहाल के लिए आपको इतना जानना जरूरी है कि जो नोबल गैस है वो आपस में बॉन्ड तो बना नहीं पाती, तो इतना गैप रह जाता है। तो जो ये डिस्टेंस हम निकालते हैं ये बढ़ी हुई आती है, इसीलिए नोबल गैस का साइज आपका बड़ा होता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और उधर नोबल गैस जो है लास्ट में उसका साइज थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। इसी के और हम देख लेते हैं ऐसे क्या, लीथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन,
सॉरी ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर होगा, ओके, कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ओके। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ भी ऐसे लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसका क्या होगा? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5। या मैं ऐसे लिख लूं अगर आपको प्रॉब्लम हो। इसका क्या होगा? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 8। अब यहाँ पे जो शील्ड कर रहा है ये तो प्रोटॉन हो गया आपके, ये लोग रोक रहे हैं, एक ही लेयर है यहाँ पे रोकने वाली, ये वाली, ठीक है, 2 वाली, ठीक, और फोर्स इस वाले पे लग रहा है। तो आपका साइज लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे लिथियम का कितना होता है? 152 पिकोमीटर, इसका 111 पिकोमीटर, इसका 88 पिकोमीटर, इसका बोरोन का। फिर आपका 77, इसका 74, ठीक है, इसका 66। इस तरीके से देखिए हमारा जो रेडियस है या एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है आपका लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अच्छा, अब एक चीज और नोटिस करिए, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 शेल है, यहाँ पे 1 2 3 शेल है, तो एक शेल इंक्रीज हो रही है। तो एक शेल इंक्रीज हो रही है मतलब कि ऊपर से नीचे आने पे आपका एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो लेफ्ट टू राइट हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल का एक हमें ट्रेंड समझ में आ गया, जो एटम एलिमेंट्स का जो साइज होता है, ठीक है, वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या होता है हमारा? इंक्रीज। यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, अब जैसे कोई एलिमेंट है, आप फर्स्ट से सेकेंड में आएंगे तो आपका इंक्रीज होगा अच्छा खासा। सेकेंड से थर्ड में आएंगे तो जैसे ये फर्स्ट का है, ये सेकेंड का है, हाँ, बट सेकेंड से थर्ड टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो भी आपका इंक्रीज होगा। बट जब आप थर्ड से फोर्थ में आएंगे तो इंक्रीज तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप थर्ड से फोर्थ में आते हैं तो बीच में जो शेल्स है ना, ये जो शेल्स हैं, ये न्यूक्लियस है। अब हमने क्या पढ़ा था कि ये इस पे फोर्स लग रहा है, ये शील्ड कर रहे हैं, ये बीच के जो शेल्स हैं वो क्या करेंगी? शील्ड करेंगी। जैसे हमने कल पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि वो जो बीच की शेल्स है वो क्या करती हैं, जैसे हमने टॉफी इसने फेंकी न्यूक्लियस में, फोर्स को टॉफी मान लो, तो ये शेल्स कैच कर लेंगी। बट बीच में अगर डी सब शेल आ गई, इसमें क्या आ गई? डी सब शेल, तो उसकी कैचिंग पावर क्या है? कम है। या फिर हम क्या कह सकते हैं एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, उसकी शील्डिंग पावर क्या है? कम है डी सब शेल की। तो फोर्स जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो हालांकि एक शेल बढ़ गई है, देखो यहाँ से एक शेल बढ़ गई है, मतलब कि कहने का मतलब ये जैसे ये है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। अब थर्ड के बाद जो फोर्थ शेल आएगी वो बहुत दूर नहीं आएगी, वो कहाँ आएगी?
ये आएगी, इसके पास में आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो थर्ड शेल है इसमें जो डी है, हाँ, वो बहुत ज्यादा फोर्स को रोक नहीं पाते हैं, शील्डिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये अगली शेल को थोड़ा खींच के रखता है, इसीलिए साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है, फिर 4 से 5 आपका साइज 3 to 4 नहीं बढ़ा, उसके बाद फिर आपका साइज अच्छा खासा बढ़ेगा। अब जब आप 5 से 6 में एंटर करेंगे फिर से साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा ही बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि 5th में क्या आ जाएगी आपकी, उसके बाद एफ शेल आ जाएगी। एफ शेल भी ज्यादा नहीं रोक पाती है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कम बढ़ेगा, 4 से 5 फिर ठीक ठाक बढ़ेगा, 5 से 6 फिर से बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या आ गई है, डी सब शेल आ गई है, और यहाँ पे बीच में डी तो थी, साथ में एफ भी आ गई है। ठीक है, इसीलिए आपका साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा। ओके, तो एटॉमिक साइज हमें समझ में आ गया। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आपका साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है हमारा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। अब इसमें जो लास्ट में पीरियड के एंड में जो नोबल गैस होती है उनका साइज बड़ा होता है, क्योंकि वहां पे हमारा कोवेलेंट बोल रहे हैं, वैन डर वाल फोर्स होता है। और पहले 1 से 2, 2 से 3 तक तो आपका स्टीप इंक्रीज होता है, लेकिन अगर बीच में डी सब शेल आ गया तो बहुत ज्यादा साइज नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा। ठीक है, और जब आप 5 से 6 जाएंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, एफ सब शेल आ जाएगी, तो फिर से आपका साइज बहुत ज्यादा नहीं इंक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारे नॉर्मल एटम का साइज। अब हम आयंस का साइज भी देख लेते हैं। आयंस मतलब हमें पता है कैटायन और एनायन। ठीक है, तो कोई भी एटम है, 2 एटम ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं सोडियम, ठीक है, Na पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो Na में क्या है, कितने प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन कितने हैं आपके 11, और इलेक्ट्रॉन कितने, वही 11 2 8 1। ठीक, अब Na से हमारा क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा, हमारा क्या बना, Na प्लस बना। प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सब कितने रह गए, 2,8। क्यों? क्योंकि आपका जब Na से Na प्लस बना, आयन बना, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, रिलीज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं। अब 11 प्रोटॉन पहले 11 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे थे, अब वही 11 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स ज्यादा किसमें लगेगा, इसमें लगेगा, तो ऑब्वियसली इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो Na प्लस का जो साइज है वो छोटा है, किससे, Na से। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, कैटायन जो है, Na प्लस क्या हो गया, कैटायन हो गया ना, तो कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट। ओके, ऐसे ही हम एनायन की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्लोरीन ले लेते हैं एग्जांपल में, क्लोरीन, अब Cl, इसका कितना होता है 17 प्रोटॉन, है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,7। अब इसने मान लो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो प्रोटॉन तो 17 ही है, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,8। अब प्रोटॉन उतने ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए, तो फोर्स ज्यादा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि इफेक्टिव फोर्स थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा, इसका साइज, फोर्स कम हो गया तो साइज बड़ा हो जाएगा, तो Cl माइनस बड़ा होता है Cl से, मतलब कि एनायन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट। ठीक है, एनायन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, आयन की बात हो गई। ठीक है, तो जो आपका एनायन है वो हमेशा अपने पेरेंट से क्या होगा, बड़ा, और कैटायन अपने पेरेंट से क्या होगा, छोटा। ठीक है, ये क्यों है फिर से समझ लीजिए एक बार। जब एनायन बनता है, कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब प्रोटॉन तो 17 है और अभी भी 17 है,
लेकिन ज्यादा लोग में बटेगा। जैसे कि आपके पास 10 टॉफी हैं, खाने वाले हैं 6 लोग, ठीक है, तो भाई सबको कुछ अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर खाने वाले आपके पास कितने हो गए, बढ़ गए, तो लोगों को टॉफीज क्या मिलेंगी, कम मिलेंगी, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। पहले 17 लोग थे, सबको ठीक ठाक फोर्स सबके ऊपर लग रहा था। अब 17 से एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, 18 लोग हो गए, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सबके ऊपर कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली फोर्स कम हो गया, न्यूक्लियर फोर्स, तो क्लोरीन माइनस Cl माइनस का साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, ठीक। तो इसका मतलब एनायन जो है वो अपने पेरेंट से बड़ा होता है। और कैटायन में एक बच्चा कम हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो कैटायन जो है वो अपने पेरेंट से क्या होता है, स्मॉलर। तो कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एंड एनायन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट, एंड एनायन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट। ओके, तो ये हमारी होगी एनायन और कैटायन की कहानी। इसी में हम एक चीज और देख लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगर आपने पढ़ा है आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर द स्पीशीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वर्ड, ये टर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा है। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। जैसे सोडियम है, अब Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सोडियम में 11 होते हैं, तो Na+ में कितने होंगे, 10। F- में कितने होंगे, फ्लोरीन में 9 होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो F- में भी कितने होंगे, 10। ऐसे ही O के ऊपर 2-, इसमें कितने होंगे, 10, ठीक है। ऐसे ही Mg के ऊपर 2+, इसमें भी कितने होंगे, 10। तो ये चारों स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इन सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर द स्पीशीज विच विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे क्या हैं, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं हमारे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो सोडियम में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 11, फ्लोरीन में 9, ऑक्सीजन में 8, मैग्नीशियम में 12, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। अब देखिए सोडियम Na+ में 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स 10 पे लगा रहे हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, ठीक। तो अब जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात आती है, जब किसकी बात आती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात आती है, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा, उस आयन का साइज सबसे छोटा होगा। ये वो नहीं है क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, ये आयन के फॉर्म में, ये आयनिक फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखो, इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है ना, ऐसे समझ लो, ये 11 टॉफीज है, 9 टॉफीज है, 8 टॉफीज है, 12 टॉफीज है। तो सबसे ज्यादा टॉफीज कहाँ पे मिलेंगी बच्चों को, यहाँ पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा टॉफीज मिलेंगी क्योंकि 10 लोगों में 12 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, और यहाँ पे 10 लोगों में 8 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो यहाँ पे सबसे कम मिलेंगी। अब यहाँ पे सबसे कम टॉफीज मिल रही है, मतलब यहाँ पे फोर्स सबसे कम लग रहा है, तो O2- का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा। उसके बाद किसका साइज होगा, F- का, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, Na+ का, और उसके बाद कौन होगा, Mg2+ का। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा होगा उसका साइज हमारा क्या होगा, छोटा। जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा होगा उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में साइज कैसे वेरी करता है आयंस का। ओके,
तो ये हमारा टोटल किसके बारे में हो गया, एटम्स के साइज के बारे में हो गया, कैसे वो वेरी करते हैं। तो हमें पता चल गया लेफ्ट टू राइट उनका साइज इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम उनका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, एंथैल्पी का मतलब ही क्या होता है, एनर्जी। अब हम लोग कह रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उस एटम से जो एनर्जी खर्च होती है, जो एनर्जी यूज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे सोडियम है, सपोज सोडियम है, ठीक है, इसका क्या होगा, ये न्यूक्लियस हो गया, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दो, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कितनी एनर्जी आप इस इलेक्ट्रॉन को दें कि ये निकल जाए, वो जो एनर्जी आप इस इलेक्ट्रॉन को देते हैं इसको इस एटम से निकालने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी हम ट्रेंड देख लेते हैं, कैसे ये वेरी करती है। अब देखिए न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, अब जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अब पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, नहीं पहले एक चीज और जान लेते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कब आप कर सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, टू आयोनाइज, टू remove an electron from an atom, it should be या फिर it must be in isolated gaseous state। ठीक है, आप किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन तभी निकाल पाएंगे, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन आप तभी निकाल पाएंगे जब वो आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में होगा, जब वो आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में होगा। अब आइसोलेटेड गैसेस स्टेट का मतलब क्या है, आइसोलेशन, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, अकेला, अलोन। और गैसियस तो आपको पता ही है, गैसियस में क्यों, क्योंकि अब आप देखिए सॉलिड में जो होते हैं आपके एटम बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं, है ना। सॉलिड में एटम्स क्या होते हैं, बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं। ये एटम देखिए कितने टाइटली बॉन्ड में आपस में, है। लेकिन गैस में अगर यही एटम्स होंगे तो कैसे होंगे, इतनी दूर होते हैं ना, बहुत दूर दूर एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे इस एटम को, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत हाई है, तो यहाँ से एक एटम को निकालना, एक एटम को अलग करना बहुत मुश्किल है। तो पहले हम इसको सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर लेंगे, गैस में। अब देखिए गैस में एटम इतनी दूर हैं कि वो पहले से देखो आइसोलेटेड से लग रहे हैं सारे, है ना, दूर दूर लग रहे हैं। अब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो अगर कोई बोले सोडियम सॉलिड है, सॉलिड सोडियम है, इसमें से आप एटम निकालो, तो पहले ही सॉलिड सोडियम को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैस में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैस में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये जो गैसीय सोडियम है, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन ये हमने लिख लिया, ये इलेक्ट्रॉन जो निकाला और Na+ बन गया। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी खर्च हुई वो हमारी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या जाते हैं, लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो क्या होता है, साइज छोटा हो रहा है। अब क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज हमारा छोटा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाता जा रहा है ना। साइज जैसे ये न्यूक्लियस है ना, अब ये यहाँ पे है, इसमें इलेक्ट्रॉन अगले बारे में थोड़ा पास आ गया,
अगले वाले में थोड़ा और पास आएगा क्योंकि साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन जितना पास होगा, न्यूक्लियस के जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन, तो उसको निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो स्मॉलर इज द साइज ऑफ एटम, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो जितना छोटा साइज होगा उतना ही मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, मतलब कि ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी? ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो अब अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। ठीक है। और जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पे जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो when we are moving left to right in a period, then ionization enthalpy will increase, and on moving from top to bottom ionization enthalpy will decrease। ठीक है। तो जब हम ऐसे जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पे ये आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये उससे मुश्किल से, उससे मुश्किल, उससे मुश्किल, उससे मुश्किल, उससे मुश्किल, उससे मुश्किल। ठीक। और उसका इधर वाला लूज ना कर पाए। और ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो रही है? आसान हो रही है। ये मूव करेगा, ये उससे आसानी से रिमूव कर देगा, ये उससे आसानी से, ये उससे आसानी से। ठीक है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव हो जाता है। अच्छा, इसमें ना एक चीज है, हम जैसे बात करते हैं सोडियम की ले लें, एक हम मैग्नीशियम ले लें और एक हम एल्युमिनियम ले लें। इसका क्या होता है? 281। मैग्नीशियम का क्या होता है? 282। एल्युमिनियम का क्या होता है? 283। ठीक है। तो जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, सपोज हमने एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो पहला सबसे इधर देखो ये ऐसे आता है ना, सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्युमिनियम आता है। लेफ्ट टू राइट आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये केवल फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए है। जब हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या है? अगर हमने पहला इलेक्ट्रॉन जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो हम क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब उसी एटम में से आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब उसी एटम में से जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब हम एटम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जब हम एटम में से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और जब हम एटम में से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये जो ट्रेंड जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ये जो ट्रेंड हम पढ़ रहे हैं ये केवल फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे ही एप्लीकेबल है, बाकी एंथैल्पीज पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो दिस ट्रेंड इज एप्लीकेबल ऑन ओनली फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे ये एप्लीकेबल है। अब देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखिए मैं समझा देता हूँ। जैसे इसने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गया? Na+ बन गया। अब इसने नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर ली। भाई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कोई क्यों? हर एटम चाहता है, हर एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर ले, तो उसे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर करनी है। अच्छा, मैग्नीशियम जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो क्या हो जाएगा? ये Mg+। ठीक है। एल्युमिनियम रिलीज कर देगा तो क्या बन जाएगा? Al+। तो फर्स्ट इसकी सबसे कम, उससे ज्यादा, और इसकी सबसे ज्यादा। लेकिन अब अगर हम सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे हैं, अब अगर हम इन सब में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें, चलो भाई निकालो, तो सोडियम में से तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि इसने तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया 2,8। पहले 281 था, सोडियम पहले क्या था 281 था, और जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो 28 रह गया, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम का क्या था, पहले 282 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 281 बनाया, तो ये तो इसको तो अभी 28 बनाना है ना, तो ये फटाफट एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा Mg2+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा Mg2+। अच्छा, एल्युमिनियम भी अभी रिलीज कर देगा और क्या बन जाएगा Al2+। अब लेकिन मैग्नीशियम ने जब एक और रिलीज किया तो क्या हो गया, इसका 2 और 8 हो गया, और एल्युमिनियम का क्या हो गया 281 हो गया। ठीक है, तो अब थर्ड जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन एल्युमिनियम फटाफट रिलीज कर देगा। तो देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी भाई जब हम आ रहे थे तो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो फर्स्ट जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की बात आई तो सबसे मुश्किल से एल्युमिनियम रिलीज कर रहा था, और सेकंड में सबसे मुश्किल से सोडियम रिलीज कर रहा था, क्योंकि सोडियम ने नोबल गैस एक्वायर कर लिया। थर्ड पे आए तब तक मैग्नीशियम ने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, तो थर्ड पे मैग्नीशियम कर रहा था, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी ले रहा था। तो इसीलिए जो ट्रेंड है ये केवल फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए है। अच्छा, ट्रेंड तो चलो हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन इसमें भी कुछ क्या है, एक्सेप्शंस है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस क्या है वो अभी हम लोग देख लेते हैं कि वो एक्सेप्शन जब हम कहते हैं व्हेन वी से एक्सेप्शन, तो इसका मतलब वो ट्रेंड से थोड़ा सा क्या है, हटके है। जब हम क्या कहते हैं एक्सेप्शन है तो इसका मतलब वो ट्रेंड से थोड़ा सा हटके है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, एकदम फर्स्ट पीरियड पूरा ले लेते हैं हम लोग, चलो ठीक है। तो लेट अस टेक यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s1, ठीक 1s2 2s1, ओके। अच्छा, फिर बेरिलियम पे आइए, इसका कितना होता है 4, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2। बोरोन पे आइए, ठीक है, इसका 5 होता है एटॉमिक नंबर बोरोन का, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p1। कार्बन का कितना होता है 6, इसका क्या होगा 1s2 फिर 2s2 2p2। नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका कितना होगा 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ऑक्सीजन पे आइए, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 फिर 2s2 और 2p4। फ्लोरीन का 2p5 आ जाएगा। तो हम देखिए एक्सेप्शन, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, तो लिथियम की होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, उससे ज्यादा किसकी होगी बेरिलियम की होगी, ठीक है। अब ट्रेंड के हिसाब से उससे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, बोरोन की होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा है, बोरोन की बेरिलियम से कम है, बोरोन की बेरिलियम से कम है। अब ऐसा क्यों है ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है s में, कितने 2, तो एक ऊपर और एक नीचे। और बोरोन की देख लीजिए आप 1s2 2s2 2p1, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन p में, p का बना लीजिए और ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया।
अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है जो कंप्लीटली फिल्ड होती है या हाफ फिल्ड होती है। जब आपकी शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है या हाफ फिल्ड होती है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, इट इज वेरी वेरी स्टेबल। तो ये S देखिए कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कंपेयर टू दिस। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया। ओके, क्योंकि S सबशेल जो है ये कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे इस ग्रुप में S सबशेल कंप्लीटली फिल्ड आएगी और उसके बाद P में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसीलिए इसमें से थोड़ा आराम से निकल जाएगा और इसमें से दैट इज बेरिलियम वाले में से मुश्किल से निकलेगा, इसीलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन आया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ट्रेंड को देखते हुए। बोरोन के बाद क्या है, फिर कार्बन, अब फिर से वही चलेगा, कार्बन की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कार्बन के बाद फिर नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी। अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऑक्सीजन की फिर से कम रह गई। तो देखिए बेरिलियम से बोरोन की बढ़नी चाहिए थी लेकिन कम हो गई, और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की बढ़नी चाहिए थी लेकिन कम हो गई। अब नाइट्रोजन का देख लीजिए क्या है आपका 1s2 2s2 2p3, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं, P में आ रहे हैं। अब P का बना लीजिए आप यहाँ पे 1 2 3, और ऑक्सीजन का बना लीजिए आप 1s2 2s2 2p4, लास्ट में इलेक्ट्रॉन P में आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो बना लीजिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब आप P दोनों में ही है लास्ट में, बट आप नाइट्रोजन में देखिए, आपका जो नाइट्रोजन का P सबशेल है वो कैसा है, आपका हाफ फिल्ड है। नाइट्रोजन का जो P सबशेल है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, बट ऑक्सीजन का हाफ फिल्ड नहीं है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा है अगर कोई भी सबशेल हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है तो वो बहुत ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। कोई भी सबशेल हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है तो वो क्या होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये वाला जो भी ग्रुप आएगा, जैसे कि नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, ये वाला जो ग्रुप आएगा 15th ग्रुप, इसकी आयनेशन एंथैल्पी हमेशा इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो P सबशेल है वो कैसी है, हाफ फिल्ड है। P सबशेल क्या है, हाफ फिल्ड है, इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो और इसमें से आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, बट क्या हो जाती है, डिक्रीज। बाकी आपका जो ट्रेंड है वो सेम रहता है। तो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, बट एक्सेप्शन इज बेरिलियम एंड बोरोन। बेरिलियम से बोरोन पे डिक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि बेरिलियम में s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कंपेयर टू P, और इसका S कंप्लीटली फिल्ड होता है। देन फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन का जो P सबशेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये 15th ग्रुप है और ये 16। तो 15th ग्रुप की जो आयनेशन एंथैल्पी है वो 16th ग्रुप वाले से ज्यादा है। ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन। ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन। सेम यहाँ पे भी आपका इन दोनों में भी वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई किसकी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसकी बात हो गई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमें बेसिकली क्या पता चला कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये ऊपर को एरो बना दिया, मतलब क्या होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी।
और ऊपर से नीचे आने पे हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन आराम से रिलीज कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से रिलीज करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, तो इसका जैसे ग्राफ अगर हम बनाएं, क्या था हमारा, जैसे क्या था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए जैसे कि आपका क्या है, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, फिर बेरिलियम से बोरोन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर बोरोन से कार्बन बढ़ जाएगी, फिर कार्बन से नाइट्रोजन बढ़ जाएगी, फिर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन से फ्लोरीन और फ्लोरीन से नियॉन। तो ये क्या हो गया, लिथियम, ये बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये हमारा ट्रेंड चलेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, वेरी करती है। क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अब हम बात करते हैं। तो बेसिकली क्या टर्म इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो हमारी अभी तक हमने जो आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी वो हमेशा किसमें होती है, पॉजिटिव में होती है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा था। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें होती है, नेगेटिव में होती है। कितनी किसमें होती है, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन शेल में आने के लिए, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन एटम में आने के लिए जो एनर्जी लूज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसमें याद रखना, मोर नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स एटम। ठीक है, एटम में अपनी शेल में आ जाता है। ठीक है, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी ही आराम से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उतनी ही आराम से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक, और जितनी कम नेगेटिव होगी उतनी ही मुश्किल से आएगा इलेक्ट्रॉन, उतनी ही मुश्किल से आएगा। ओके, तो ये चीज आप याद रखना। अब क्या है कि इसका ट्रेंड देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले वो भी, ये भी गैसियस में ही होगा। तो कोई भी एक्स है गैसियस स्टेट में, ये अब इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, आयन बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनायन बन रहा था और आयनाइजेशन एंथैल्पी में कैटायन बन रहा था, क्योंकि वो वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कैसे ये वेरी करता है। बेसिकली होता क्या है कि जितना, अब हमें पता है लेफ्ट टू राइट आपका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये न्यूक्लियस है, ये बड़ा साइज, उससे थोड़ा छोटा, उससे और छोटा, और छोटा, और छोटा। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा एलिमेंट्स का, या एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो अब देखो ये जो न्यूट्रॉन है, तो ये जो न्यूक्लियस है, ये फटाक से कैच कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स ज्यादा है। जैसे कि कोई पेन है, ये न्यूक्लियस है, ये इसे कैच करना है इलेक्ट्रॉन को, तो ये आराम से कैच कर लेगा। और दूर से आ रहा है कोई चीज, तो कैच करने में क्या होगी, थोड़ी ज्यादा परेशानी होगी, थोड़ी ज्यादा परेशानी होगी। तो जितना साइज छोटा होता है उतनी ही आराम से इलेक्ट्रॉन एटम में आ जाता है या अपने शेल में आ जाता है। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट अब जब आप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज
becomes more negative। तो लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती जाती है, मोर नेगेटिव होती जाती है। मतलब कि मोर नेगेटिव हो रही है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेना क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेना और मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes लेस नेगेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेना क्या हो रहा है, आसान। और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लेना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो ये जो है नॉन मेटल्स, ये आराम से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, रिलीज कर लेंगे। क्या कर देंगे, सॉरी रिलीज नहीं, एक्वायर कर लेंगे, ले लेंगे, गेन कर लेंगे। ठीक है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। क्यों आसान हो रहा है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव हो रही है। बट आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी फिर से एक्सेप्शन आता है, यहाँ पे भी फिर से क्या आता है, एक एक्सेप्शन आता है। अब वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन ये है कि जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो रही है। अब आप देखिए, जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, लेस नेगेटिव हो रही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए फ्लोरीन से क्लोरीन पे आए, ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन से सल्फर पे आए। ठीक है, तो अब हमें पता है ऊपर से नीचे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है हमारी, लेस नेगेटिव। क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती जाती है, लेस नेगेटिव होती जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक एक्सेप्शन है। अब आप फ्लोरीन से जब क्लोरीन आएंगे तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन। ये एक एक्सेप्शन आता है। सेम यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन। बट ट्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए था, लेस नेगेटिव होना चाहिए था। तो ये रीजन, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं एक्सेप्शन वाले, तो इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और जिसमें कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज या फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। क्या, कि इतना छोटा सा साइज है। हाँ, इसी में ये इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही भरे पड़े हैं। हाँ, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी होती है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ड्यू टू स्मॉल साइज जब न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले से ही है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को बहुत हाईली क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्लोरीन से लेस नेगेटिव हो जाती है और इनकी मतलब ऑक्सीजन की सल्फर से लेस नेगेटिव हो जाती है। जबकि ऊपर से नीचे इनकी लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी, बट क्योंकि स्मॉल साइज और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इनकी लेस नेगेटिव हो जाती है और इनकी मोर नेगेटिव हो जाती है। ये हमारा एक क्या था, एक्सेप्शन थे यहाँ पे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, अच्छा
अब लास्ट टर्म आता है हमारा इसी में, एक और प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है आपकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? देखिए, जब हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई भी पेयर है, बॉन्डेड पेयर है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, इन्होंने एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रखा है, आपस में बॉन्डिंग कर रखी है, ठीक है। अब क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या? टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर, क्या? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। अब अगर देखो कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड कैसे होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये जो पेयर है ये क्या होना चाहिए? बीचों बीच में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये थोड़ा सा इधर को अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे होगा। ऐसे ही HF ले लीजिए, ये थोड़ा सा इधर होगा, तो आपका Cl और Cl ले लीजिए, तो दोनों सेम है, तो बीचों बीच में रहेगा। आई बात समझ में? तो बेसिकली जो बॉन्डेड पेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ खींच के रखता है। तो जो जितना ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखेगा, जैसे दो बच्चे हैं, सपोज एक बुक है हमारे पास, सपोज क्या है, ये एक बुक है, ओके, ये सपोज एक बुक है। अब दो बच्चे क्या कर रहे हैं? इस बुक को शेयर कर रहे हैं। एक है ए, सपोज आई एम मेकिंग ओवर है, क्या ये है ए और ये है। अब ये कहा गया कि दोनों लोग शेयर करो। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये बुक बीच में रहेगी, ऐसे करके दोनों लोग शेयर कर रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट सपोज बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बुक उधर ऐसे रहेगी, बी अपनी तरफ रखेगा। शेयर तो ए भी कर रहा है, तो ए को थोड़ा झांकना पड़ेगा, ऐसे करके थोड़ी मुश्किल होगी, बट ये ज्यादा किसके पास रहेगी? बी की तरफ शिफ्टेड रहेगी। और अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एक की तरफ शिफ्टेड रहेगी, बी की तरफ। तो जो अपनी तरफ बुक को खींच लेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो वही, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए पहले कोई स्केल था नहीं, और कई लोगों ने स्केल बनाए, तो लास्ट में पॉलिंग ने स्केल बनाया है। तो उसने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या बोला? 4। और फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींच के रखता है बॉन्ड पेयर को, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.5। फिर आता है क्लोरीन, इसकी कितनी है? 3, ठीक है। और जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे आपको समझ में आ गया होगा फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओके, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा सबसे लेफ्ट में और सबसे नीचे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और ये वाला सबसे टॉप पे और राइट में। नोबल गैस को मत इंक्लूड करना है, ठीक है, नोबल गैस नहीं है इसमें। सबसे टॉप पे सबसे राइट में फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। ओके, तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज होगी। अब एक बार हम एक जनरल वो बना लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो जब हम ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे जाने पे क्या एटॉमिक साइज क्या होता है हमारा? इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और मेटेलिक कैरेक्टर क्या? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है?
डिक्रीज होता है। मतलब कि मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, अंडरस्टूड है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये ऐसे लग जा रहा है, ओके। और अब अगर हम ऐसे आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे, तो पहले मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा ऊपर से नीचे। सॉरी, एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा ना, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, ये गलत लिख दिया था। मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट जब आप ऐसे जा रहे हो। और टॉप टू बॉटम मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज, अब एटॉमिक साइज भी इंक्रीज, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, और ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, लेस नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेंड्स हो गए जो पीरियोडिक टेबल में आपके फॉलो होते हैं, ठीक है। अब बहुत थोड़ा सा टॉपिक रह गया है कि एनॉमलस बिहेवियर, जैसे हमने एक्सेप्शन पढ़े हैं ना, तो एनॉमलस बिहेवियर क्यों शो होते हैं, क्या होता है, और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप एक पढ़ेंगे, वो थोड़ी थोड़ी चीजें देखेंगे। बट मेन पार्ट आपका चैप्टर का क्या हो गया है, अब कवर हो चुका है, ओके।